डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज कुछ जो है मैकेनिकल वाइब्रेशन के अंदर इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज करते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसकी जो है थोड़ी सी डिफिनीशन मतलब कि जो है समझेंगे, पढ़ेंगे और फिर जो है उसको जो है याद भी रखेंगे। क्योंकि ये मैंने आपको बताया ना कि मेरा ये लेक्चर बनाने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि चीज़ें आपको याद रहें, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अब पढ़ने के लिए तो पूरा मैकेनिकल वाइब्रेशन पढ़ लिए। अब आप पूछते हैं कि जो है सर हम तो पूरा पढ़ लिए हैं, तो क्या कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो देखिए, पूछे जाने के लिए तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा ही सकते हैं, उसमें क्या बुराई है, कहीं से भी सामने वाला पूछ सकता है। लेकिन हाँ, कुछ जो स्टैंडर्ड डिफिनीशंस हैं उसको हम लोग देख लें, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग पार्ट्स ऑफ वाइब्रेशन देखें। सबसे पहला क्या है, आपसे कोई भी पूछता है पार्ट्स ऑफ वाइब्रेशन, ठीक ना। ये तीन चीज देखें, पार्ट्स ऑफ वाइब्रेशन, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, और तीसरा इसी से मिलता जुलता कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पार्ट्स ऑफ वाइब्रेशन की जब बात करते हैं तो बेसिकली तीन पार्ट्स है हमारे पास, ठीक ना। ये मास, स्प्रिंग और डैम्पर। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि यही आपको दिखे। जैसे कोई साफ्ट है तो साफ्ट में भी इलास्टिक प्रॉपर्टी है ना, तो वहाँ टोर्सनल स्टिफनेस निकालते हैं आप, ठीक है। तो ये आपका यहाँ स्प्रिंग स्टिफनेस है, और यदि यहाँ पर साफ्ट है, ये साफ्ट है यदि, ठीक है ना, ये यदि साफ्ट है, साफ्ट यदि है, तो इस साफ्ट में जो है क्या होगा, टोर्सनल स्टिफनेस होगा, ठीक है ना। टोर्सन इक्वेशन लगेगा, टोर्सनल स्टिफनेस लगेगा, ठीक है ना। टोर्सनल इक्वेशन क्या होता है, यहाँ थोड़ा सा हम लिख देते हैं, समझा भी देंगे आपको। टोर्सनल इक्वेशन क्या होता था, जब पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिएगा थोड़ा सा। टॉर्क अपन आई पी इक्वल टू टाउ अपन आर इक्वल टू सी थीटा अपन एल, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, टी क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाइड टू द शाफ्ट, आई पी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शियर स्ट्रेस, रेडियस ऑफ द शाफ्ट, सी क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंगल ऑफ ट्विस्ट, लेंथ ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। यहाँ पर इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ करेंगे आप तो क्या लिख सकते हैं, टी अपन थीटा, थीटा इधर ले लिए, और सी आई पी अपन एल लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग सी आई पी को बोलते हैं फ्लेक्जरल रिजिडिटी, याद रहेगा क्या बोलते हैं, फ्लेक्जरल रिजिडिटी। और टी बाई थीटा को ही हम लोग बोलते हैं टोर्सनल स्टिफनेस, के टी से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर स्प्रिंग स्टिफनेस यूज करते हैं, यहाँ पर टोर्सनल स्टिफनेस यूज करते हैं। अब इस टोर्सनल स्टिफनेस के साथ इसमें डैम्पिंग यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। डैम्पिंग भी चार तरह का होता है, आपको अभी हम बताएंगे। विस्कस डैम्पिंग, ड्राई डैम्पिंग, कूलम डैम्पिंग, ड्राई डैम्पिंग को ही कूलम डैम्पिंग बोलते हैं, स्ट्रक्चरल डैम्पिंग, ठीक है ना, और हिस्टेरेसिस डैम्पिंग या सॉलिड डैम्पिंग, ठीक है। तो वो आएंगे अभी, इस पे पहले हम आए। अब यहाँ पर इन तीनों के पे फोर्स लगता है। यहाँ पर जो फोर्स लगता है इसको m इंटू एक्स डबल डॉट, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे जो फोर्स लगता है k इंटू एक्स स्प्रिंग फोर्स, और यहाँ लगता है c इंटू एक्स डॉट, मतलब डैम्पिंग फोर्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जब बनाते हैं आप तो क्या बनता है, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो। ये फ्री वाइब्रेशन का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हो गया। और डैम्पिंग भी है तो डैम्प्ड वाइब्रेशन हो गया, समझिएगा। और यही डैम्पिंग यदि हटा दें तो क्या हो जाएगा इक्वेशन आपका, एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन, अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। ये क्या है, डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन, ठीक है। अब इसी सिस्टम पर यदि हम एक हार्मोनिक फोर्स लगा दें, कितने का,
एफ साइन ओमेगा टी मान लीजिए, क्या है, एफ साइन ओमेगा टी। तो एफ साइन ओमेगा टी यदि लगा हुआ है तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू क्या है, एफ साइन ओमेगा टी। ये हो जाएगा फोर्स्ड वाइब्रेशन का, ये क्या हो जाएगा, फोर्स्ड वाइब्रेशन, ठीक है। फोर्स्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन, फोर्स्ड अनडैम्प्ड वाइब्रेशन हो तो एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू एफ साइन ओमेगा टी। ये क्या हो जाएगा, फोर्स्ड अनडैम्प्ड, डैम्पिंग नहीं है, सी क्या हो गया, 0 हो गया आपका, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? तो ये आपका कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अच्छा, इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन पे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे आप, ठीक है ना। अब ये सॉल्यूशन हम कई बार निकाले हैं, बट जो सॉल्यूशन निकालेंगे तो यहाँ x का कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। जो भी x का वैल्यू आएगा t के टर्म में आएगा, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, एक ग्राफ निकालते हैं, ठीक है ना, x वर्सेस t। x और वर्सेस t जब आप निकालते हैं, ठीक है ना, क्या एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम, तो ये जो कर्व आपका जो भी आएगा, जो भी आपका कर्व आएगा जिस कंडीशन पर भी, उसी को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के आधार पर जो कर्व मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? तो अब आपको समझ में आ गया कि पार्ट्स ऑफ वाइब्रेशन में देयर आर 3 पार्ट्स, मास, स्प्रिंग एंड डैम्पर। डैम्पर इज नॉट द नेसेसरी पार्ट, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आपने देख लिया, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फॉर फ्री वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन, अनडैम्प्ड वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व भी आपने देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के जो है बेस पर जो हम लोग कर्व ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। यहां तक कहीं कोई डाउट नहीं होने की संभावना है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। क्या कहलाता है, रेजोनेंस। अब देखिए रेजोनेंस क्या होता है, अब इस फ्रीक्वेंसी है आपका, यहाँ पर जब आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकलता है स्क्वायर रूट के बाई एम। अब इस पे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एक्साइटेशन लगाते हैं तो एक और आपका फ्रीक्वेंसी निकलेगा सिस्टम की फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। अब वह हम डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे क्योंकि वह यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा आपको। अब जब सॉल्व करते हैं तो एक सिस्टम की फ्रीक्वेंसी और एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन हो जाए, सिस्टम की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, तो उस समय रेजोनेंस अकर होता है। रेजोनेंस अकर होने का मतलब होता है कि एम्पलीट्यूड जो है आपका इन्फिनिटी हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाता है, इससे मतलब क्या हो गया कि ये जो डिफ्लेक्शन है बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इलोंगेशन होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। या कोई साफ्ट है, ठीक है ना, अभी जैसे हमने साफ्ट का एग्जाम्पल दिया, ये रोटेट हो रहा है, तो इतना ज़्यादा, जैसे क्रिटिकल स्पीड में आपने पढ़ा था रेजोनेंस का स्पीड, ये अब ये जो है इस यहाँ डिस्क है और ये फिक्स है बियरिंग में, अब ये रोटेट हो रहा है, तो ये क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा कि नहीं। डिफ्लेक्शन इतना ज़्यादा हो जाए कि यहाँ से ये क्रैक आ जाए इसके अंदर, दैट इज द केस ऑफ रेजोनेंस। वह केस क्या कहलाता है, रेजोनेंस। एक होता है रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा आपको ट्रांजिएंट वाइब्रेशन में जो है देखने मिलता है। रिस्पॉन्स मतलब जो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, इसका जो सॉल्यूशन निकालते हैं एक्स का फाइनल, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स ऑफ द, वह रिस्पॉन्स मतलब आप ऐसा समझिए बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से ही मिलता जुलता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स ऑफ द कर्व या रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। आप जब सपोर्ट मोशन पढ़े थे तो वहां पर हमने ये चीजें बताई थी आपको, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक कि दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए, इसी को
क्रिटिकल स्पीड थोड़ा सा समझिए, यही क्या है, क्रिटिकल स्पीड। तो क्रिटिकल स्पीड क्या कहलाता है कि एक ऐसा स्पीड जहां पर कि आपका डिफ्लेक्शन इतना ज़्यादा हो जाए कि शाफ्ट ब्रेक हो जाए, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल स्पीड। और इसका फ्रीक्वेंसी निकाले थे आप x इक्वल टू ई, ठीक है ना। यहाँ जो है ये जो रोटर है आपका, ठीक है ना, समझिएगा, ये डिफ्लेक्शन होता था x और ये इसेंट्रिसिटी होता था e। कैसे इसेंट्रिसिटी निकालते थे, ये सेंटर ऑफ रोटेशन होता था, ये सेंटर ऑफ मास है और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी g है। तो x अपन e निकालते थे और 1/1 माइनस ओमेगा अपन ओमेगा c निकालते थे, ठीक है। यही ओमेगा c क्या होता था, क्रिटिकल स्पीड। ये यदि दोनों बराबर हो जाए, दोनों बराबर हो जाए तो 1 हो जाएगा, 1 मतलब क्या, 0 हो जाएगा, सॉरी नीचे 0 हो जाएगा, 1/0 मतलब क्या, इन्फिनिटी। x इन्फिनिटी कब होगा, जब ये शाफ्ट आपका ब्रेक हो जाएगा। तो दैट इज द क्रिटिकल स्पीड। दैट मीन्स कि इन केस ऑफ रोटेशन ऑफ द शाफ्ट यू हैव टू अवॉइड द क्रिटिकल स्पीड। अब यदि दुनिया भाग रही है, दुनिया दौड़ रही है, ठीक है ना, हर आदमी दौड़ रहा है, कहाँ दौड़ रहा है खुद उसको पता नहीं है, लेकिन दौड़ तो रहा है। तो दौड़ रहा है, हर आदमी दौड़ना चाहता है, तो विज्ञान भी वह सुविधा देती है कि लो भाई दौड़ ही लो। तो यदि इसको फास्ट चलाना ही है तो कैसे चला सकते हैं, तो इसमें डैम्पिंग लगा देंगे, डैम्पर लगा देंगे। यदि आप डैम्पर लगा देते हैं, यदि आप डैम्पर लगा देते हैं तो आप इसको क्रिटिकल स्पीड से ज़्यादा चला सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद एक टर्म आया था सेमी डिफिनिट सिस्टम। क्या, सेमी डिफिनिट सिस्टम। सेमी डिफिनिट सिस्टम क्या होता है कि आप 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ते हैं, ठीक है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि इंडिपेंडेंट वे टू डिफाइन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एनी मास इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि किसी भी सिस्टम में आप देखिए कि यदि एक सिंगल मास है, आप सिंपल सा समझिए, सिंगल यदि मास है तो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। यदि इसी में आप 2 मास जोड़ दिए तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। तो सिंपल सा आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए मेरा, कि यदि आपका नंबर ऑफ मास देख लीजिए कितना है, उतना ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ मास जितना होगा उतना ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, उतना ही नंबर ऑफ इक्वेशन बनेगा, उतना ही नंबर ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकलेगा, उतना ही नंबर ऑफ मोड शेप निकलेगा और उतना ही इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड भी होते जाएगा, ठीक है ना। और इसीलिए हम लोग मैट्रिक्स मेथड लेक्चर नंबर 75 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की वाइब्रेशन निकालने के, सॉल्व करने के लिए वाइब्रेशनल प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ मास ज़्यादा है, ठीक है ना, इक्वेशन ज़्यादा है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी बहुत सारा निकलेगा, मोड से बहुत सारा निकलेगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जो बहुत सारा फ्रीक्वेंसी निकलेगा उसमें कोई एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपका 0 हो? यदि एक फ्रीक्वेंसी कम से कम 0 हो तो उस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग सेमी डिफिनिट सिस्टम। क्या बोलते हैं, सेमी डिफिनिट सिस्टम। क्या बोलते हैं, सेमी डेफिनिट सिस्टम, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ लिए ये थोड़ा सा पहले देख लें। तो हमने आपको जो बता दिया अभी तक कि रेजोनेंस बता दिए, क्रिटिकल स्पीड बता दिए, उसके बाद क्या बता दिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको बता दिए, उसके बाद सेमी डेफिनिट सिस्टम बता दिया आपको। अब थोड़ा सा देख लीजिए कोऑर्डिनेट कपलिंग। कोऑर्डिनेट कपलिंग भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ये सब हम वो कुछ टर्म बता रहे हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए भी जरूरी है और एग्जामिनेशन में, इंटरव्यू में कॉमनली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। दीज आर द कॉमन टर्मिनोलॉजी दैट आर बीइंग आस्क्ड इन इंटरव्यू व्हेनेवर यू गो एज मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कपलिंग क्या होता है, कपलिंग क्या होता है, कपलिंग मतलब कपल, ठीक है ना। कपल मतलब ये स्प्रिंग जो है 2 मास को कपल किया कि नहीं, ठीक है ना, 2 मास को कपल कर दिया। अब ये कपलिंग कहलाता है, ये कपलिंग है स्प्रिंग, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट कपलिंग क्या होता है कि एक लीनियर वाइब्रेशन है और दूसरा जो है आपका टोर्सनल वाइब्रेशन थीटा है, लीनियर एंड टोर्सनल वाइब्रेशन। तो एक्स एंड थीटा क्या है, लीनियर एंड टोर्सनल।
तो लीनियर वाइब्रेशन एंड टॉर्सनल वाइब्रेशन दोनों को जब कंबाइन करते हैं, ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट कपलिंग। और ये होता कहाँ पर है जनरली, जहाँ बस ट्रक पे आप बैठते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर क्या होता है, जब ब्रेक लगाते हैं आप तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होता है और लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी होता है। मतलब कि आपका ये सिस्टम डिस्प्लेस होकर के कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, एंगुलर, और ये क्या हो गया, लीनियर, ठीक है। तो लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जहां कॉम्बिनेशन होता है वहां पर हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट कपलिंग। और यहाँ भी चूंकि स्प्रिंग लगा होता है, देखिए यहाँ पर सिस्टम जो है, और यहाँ भी स्प्रिंग लगा है, ये मान लीजिए K1 है, ये K2 है, ये मिड पॉइंट से इधर लेंथ आपका L1 है, इधर लेंथ क्या है, L2 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप फ्रीक्वेंसी यहाँ भी निकलेगा ω1 और ω2, ठीक है। और यहाँ पे ω1 ω2 कैसे निकलता है, तो K1 प्लस K2 अपन m निकलता है, ध्यान रखिएगा, और ω2 निकलता है K1 L1 का स्क्वायर माइनस K2 L2 का स्क्वायर अपन m, ठीक है, सॉरी I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये K1 और K2 क्या है, स्प्रिंग स्टिफनेस से एक जो है इलोंगेट होता है और दूसरा कंप्रेस होता है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आपका कोऑर्डिनेट कपलिंग, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट जो है, ध्यान रखिएगा, इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट टर्म क्या है, इन्फ्लुएंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट क्या होता है बेसिकली, कि जैसे कोई बीम है आपका, समझिएगा, अब बीम के ऊपर यहाँ लोड लगाए हैं आप, ठीक है ना, यहाँ लोड लगाए हैं, यहाँ 3 जगह लोड लगाए, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा यहाँ पर। अब ये जो डिफ्लेक्शन होगा दोस्त देखिए, तो ये जो डिफ्लेक्शन होगा Δ1, ये क्या होगा Δ2, और ये क्या होगा Δ3, ये F1 F2 और F3। देखिए इस पॉइंट पर जो डिफ्लेक्शन हुआ, इस डिफ्लेक्शन के लिए कहीं ना कहीं F2 और F3 भी तो रिस्पॉन्सिबल होगा। यदि F1 आप 0 कर देते हैं तो क्या यहाँ डिफ्लेक्शन नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट यही कहता है कि इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट मतलब A11 यदि हम कह रहे हैं तो डिफ्लेक्शन या स्टैटिक डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 1 ड्यू टू फोर्स एक्टिंग एट 1, यदि A21 हम लिखते हैं, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। तो स्टैटिक डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 2, ये जो पॉइंट 2 है, स्टैटिक डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 2 ड्यू टू लोड, यूनिट लोड एक्टिंग एट पॉइंट 1, यहाँ जो लोड लग रहा है इसके चलते जो डिफ्लेक्शन होगा 2 पर, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंस फैक्टर। तो इसको हम निकालते थे, तो ये जो x2 निकालते हैं ना डिफ्लेक्शन फैक्टर Δ2 जैसे आप निकालेंगे तो क्या हो जाता है, A11 F1 प्लस A12 F2 प्लस A13 F3, समझ रहे हैं। तो इससे सॉरी x1 निकाल रहे थे ना, तो x1 कि यहाँ पर F1 का भी इम्पैक्ट आएगा, F2 का भी आएगा, मतलब कि स्टैटिक डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 1 ड्यू टू पॉइंट 2, स्टैटिक डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 1 ड्यू टू पॉइंट 3, तो दैट इज दी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट या इन्फ्लुएंस फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक ना, क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस फैक्टर। एक टर्म आता है एक्साइटेशन फोर्स, एक्साइटेशन। अब क्या होता है एक्साइटेशन, एक होता है सेल्फ एक्साइटेशन, एक होता है नेचुरल एक्साइटेशन, और एक होता है एक्सटर्नल एक्साइटेशन, ठीक है। अब बोलिएगा सर ये तीनों में अंतर क्या है, तो समझिएगा सेल्फ एक्साइटेशन क्या है, जैसे कोई आपका शाफ्ट है, मान लीजिए, अब शाफ्ट क्या है, ये शाफ्ट है आपका और ये आपका दोनों साइड फिक्स है। अब इसके अंदर टेम्परेचर, मान लीजिए गर्मी का दिन आ गया, गर्मी का दिन आ गया तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो इलोंगेशन बढ़ेगा, ये आप पढ़ते आ रहे हैं। अब इलोंगेशन यदि बढ़ेगा और ये दोनों साइड क्या है, फिक्स है, दोनों साइड क्या है, फिक्स है। अब मामला हो गया गड़बड़, दोनों साइड तो फिक्स है और ये जाएगा कहाँ, तो ये एक्साइट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इसके अंदर आ जाएगी ऑटोमेटिक, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्साइटेशन। यदि हम इसके ऊपर
हथौड़ा मार दें, 2-4 हथौड़ा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एक्साइटेशन, ठीक है ना, एक्सटर्नल एक्साइटेशन, ठीक है ना। तो सेल्फ एक्साइटेशन एंड एक्सटर्नल एक्साइटेशन में यही फर्क है बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा कुछ और टर्म्स हम लोग जाते जाते देख लें कि ये जो एक्साइटेशन होता है दोस्तों, इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन अभी हम बताए थे, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ देखिए सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में एक्सेलरेशन तो है, लेकिन इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता है, लेकिन इसमें एक्साइटेशन में, एक्साइटेशन फोर्स और इस वेलोसिटी में रिलेशन होता है। तो एक्साइटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वेलोसिटी, मतलब कि यहाँ पर यदि 0 की जगह पर हम एफ साइन ओमेगा टी लिख दें, तो ये जो एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स है, हार्मोनिक फोर्स, ठीक है, यह हार्मोनिक फोर्स ही बेसिकली जो है आप सॉरी एफ विल बी जो है प्रोपोर्शनल टू दी वेलोसिटी, ठीक है ना, ये जो एफ होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू दी वेलोसिटी, ठीक है, याद रहेगा। उसी तरह से एक होता है एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी कर्व, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान दीजिए, एम्पलीट्यूड इज समथिंग डिफरेंट, फ्रीक्वेंसी इज समथिंग डिफरेंट। आप ओमेगा निकालते हैं, ठीक है ना, और फिर ये फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी या इसी को एफ एन भी लिखते हैं, और ये क्या होता है ओमेगा अपन 2 पाई। ये ओमेगा एन क्या है आपका, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो आप निकालते हैं, ठीक ना, इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी में, इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी को जो आप निकालते हैं, ठीक ना, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, तो बेसिकली इस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही तो ये एम्पलीट्यूड वेरी करता है, और जगह जगह पर आप एम्पलीट्यूड रेशियो भी निकाले हैं, मैग्निफिकेशन फैक्टर भी निकाले हैं, स्टैटिक डिफ्लेक्शन भी निकाले हैं। तो इन दोनों में, फ्रीक्वेंसी और इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन तो होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो इस रिलेशन को ही एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी कर्व बोलते हैं। जनरली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसका मतलब कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, ऐसा हम लोग मान करके चलते हैं, ऐसा मान करके चलते हैं, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाता है। अब लास्ट के 2-3 टर्म देख ले हम लोग। एक होता है मोड शेप, मोड शेप, ये बेसिकली मोड शेप मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में ज़्यादा होता है। तो बेसिकली इट इज ए फंक्शन डिफाइंड फॉर ए वाइब्रेटरी स्ट्रक्चर which describe the relative displacement of any point in a particular mode and particular frequency, ठीक है ना। दैट इज मतलब कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब नंबर ऑफ मास या नंबर ऑफ जो है स्प्रिंग ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। तो जैसे आप किसी के निकालते हैं यहाँ पर, जैसे देखिए अब यहाँ पर सपोज कीजिए कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ x और ये रिलेटिव एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है ना। इस पॉइंट पर कितना एम्पलीट्यूड है, इस पॉइंट पर क्या है, इस पॉइंट पे क्या है, तो ये जो शेप बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं मोड शेप, ठीक है ना। तो मोड शेप को एक बार और डिफाइन कर दें कि इट इज ए फंक्शन डिफाइंड फॉर ए वाइब्रेटरी स्ट्रक्चर सिस्टम विच डिस्क्राइब द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है आपका ऊपर में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, ऑफ एनी पॉइंट इन ए पर्टिकुलर मोड एंड पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा 1 या ओमेगा 2 पर, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जो फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है ना, जो शेप होता है उसको बोलते हैं हम लोग जो है उसको बोलते हैं हम लोग मोड शेप, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ और टर्म लास्ट, अब जो है 2-3 टर्म देख करके देखिए। एक होता है, अभी आपको हम बताए थे फ्लेक्चरल रिजिडिटी कहीं पर, ठीक है ना, फ्लेक्चरल रिजिडिटी, तो ये ई आई को ही हम लोग बोलते हैं फ्लेक्चरल रिजिडिटी बेंडिंग मोमेंट में, ठीक है ना। तो वहां पर एक निकलता है सेंटर ऑफ फ्लेक्चर, सेंटर ऑफ फ्लेक्चर।
तो सेंटर ऑफ फ्लेक्चर जनरली बीम में डिफाइन करते हैं, जनरली बीम में ही डिफाइन करते हैं। तो ये एक तो ऐसे सिंपली सपोर्टेड लोड है। अब यहाँ पर फ्लेक्चर सेंटर ऑफ एनी सेक्शन इज दैट पॉइंट इन विच ए ट्रांसवर्स लोड। अब यहाँ तो आप लोड तो यही लोड लगाते हैं ना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स लोड। क्या कहलाता है ये? ट्रांसवर्स लोड। तो पॉइंट एट विच, ठीक है ना, इसको ही हम लोग सेंटर ऑफ फ्लेक्चर बोलते हैं या शियर सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शियर फोर्स, शियर सेंटर बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इलास्टिक सेंटर बोलते हैं, इलास्टिक सेंटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि द पॉइंट एट विच देयर इज नो ट्विस्ट, देयर इज नो ट्विस्ट, ठीक है ना। यहाँ पर ये एक लेक्चर है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ट्रांजिएंट वाइब्रेशन में आपको हमने पढ़ाया था शियर डिफॉर्मेशन, वाइब्रेशन के अंदर ही शियर डिफॉर्मेशन, यदि याद आ रहा हो तो इफेक्ट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन ऑन द बीम। तो उसमें ट्विस्ट एक ही साथ लगता है, ट्विस्ट, बेंडिंग, और भी जो है एक दो फोर्स उस पर लगता है, ठीक है ना। सॉरी, रोटरी इनर्शिया, ठीक है ना। क्या क्या? देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा याद दिला दूँ। ये जब आप डिफ्लेक्ट होता है ना, तो कोई एक सेक्शन लेते हैं और ये ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, तो इसके ऊपर तो एक दो बेंडिंग मोमेंट लगता ही लगता है, ये आपका फोर्स लगा ही रहा है, और ये जो है लेयर टू लेयर के बीच में शियर फोर्स भी लगता है, शियर फोर्स भी लगता है, और रोटरी इनर्शिया भी लगता है, क्योंकि ये जो है रोटेट करने की भी कोशिश करेगा और करेगा ही, रोटेट होगा ही, ठीक है ना। बेसिकली यह थिक बीम में यूज होता है। दो तरह का बीम हम आपको पढ़ाए थे, एक थिक बीम, और थिक बीम को एक थिक बीम और को ही हम लोग टीमोशेंको बीम बोलते हैं, टीमोशेंको बीम, याद रखिएगा, टीमोशेंको बीम। और एक होता है थिन बीम। थिन बीम मतलब क्या होता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इज वेरी वेरी लेस देन द लेंथ, उसको हम लोग बोलते हैं यूलर बर्नौली बीम, यूलर्स बर्नौली बीम। ये वही यूलर्स बर्नौली बीम है, बर्नौली है जो आप पढ़े हैं, बर्नौली थ्योरम फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर ट्विस्ट भी होता है, बेंडिंग भी होता है, शियर फोर्स भी होता है, रोटरी इनर्शिया भी होता है, इसीलिए इसको टीमोशेंको बीम बोलते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर ट्विस्ट जीरो हो तो उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे बीम में प्रैक्टिकली तो होता ही होता है, लेकिन क्या कोई एक ऐसा पॉइंट हम निकालते हैं या फाइंड आउट करते हैं जहां पर कि ट्विस्ट जीरो हो। तो जहां पर ट्विस्ट जीरो होगा उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ फ्लेक्चर या शियर सेंटर या इलास्टिक सेंटर, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो जो है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ फ्लेक्चर, शियर सेंटर एंड इलास्टिक सेंटर। ठीक है। अब लास्ट में एक थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्या है? रैंडम वाइब्रेशन, रैंडम वाइब्रेशन। तो रैंडम वाइब्रेशन बेसिकली मोशन विच इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक, जिसका मोशन आप डिटरमाइन न कर पाए। एक जैसे हम लोग, याद होगा आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बना लिए यहाँ पर, mx डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। जैसे इसी को आप क्या लिख सकते हैं? डी स्क्वायर एक्स अपन डी टी स्क्वायर प्लस सी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। नॉन लीनियर कब बोलेंगे? जब यही डी स्क्वायर एक्स अपन डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाए, मान लीजिए सेकेंड ऑर्डर का, ठीक है ना, यहाँ कुछ आ जाए यहाँ कुछ आ जाए, तब उसको हम लोग बोलते हैं नॉन लीनियर। लेकिन जब इक्वेशन ही ना बना पाए हम तो उसको बोलते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक। क्या बोलते हैं? नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। अब लास्ट जो है, सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन प्रॉब्लम जो है कहाँ पर प्रैक्टिकली, कहाँ पर जो ऐसे मशीन में तो वाइब्रेशनल प्रॉब्लम होता ही होता है। आप ट्रैक्टर पे बैठे होंगे तो उसका भी आनंद लिए होंगे, और
कार में बैठे होंगे, एरोप्लेन में बैठे होंगे, ट्रेन में बैठे होंगे, सब जगह का अपना अपना आनंद है, जिसको जिस चीज़ में आनंद आ गया। लेकिन वाइब्रेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा वाइब्रेशनल प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन, सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, या इन शॉर्ट कहें तो सबसे ज़्यादा जो है वाइब्रेशन कहाँ पर इम्पोर्टेंट है, यदि कोई आपसे पूछता है तो आप क्या बताएंगे? तो वह है दोस्तों टर्बो मशीनरी, टर्बो मशीनरी या टरबाइन। टरबाइन चाहे वो स्टीम टरबाइन हो, ठीक ना, या हाइड्रोलिक टरबाइन हो या गैस टरबाइन हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है टरबाइन का, वह है टरबाइन की ब्लेड। तो जो टरबाइन की ब्लेड है दोस्तों, जहाँ पर क्रीप की फेनोमेना आप सुने होंगे। क्रीप मतलब कि लॉन्ग टाइम तक, बहुत लंबे समय तक एक हाई टेम्परेचर और हाई स्ट्रेस के चलते उसमें जो है थोड़ी सी क्रैक आ जाती है, ठीक ना, उसमें थोड़ी सी क्रैक आ जाती है। आप पढ़े होंगे कि जैसे ये शाफ्ट है, ठीक ना, शाफ्ट छोड़ दीजिए, एक तो आप ब्लेड ले लीजिए, ये जो है आपका क्या है, टरबाइन का ब्लेड है, मान लीजिए स्टीम टरबाइन। तो स्टीम टरबाइन में देखिए तो टेम्परेचर भी हाई है, टेम्परेचर भी हाई है, स्ट्रेस इसके ऊपर लग ही रहा है, लोड लग ही रहा है, और कंसिस्टेंट लोड लग रहा है। उसके चलते हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के चलते इसके अंदर क्या होता है, क्रैक इनिशिएट होता है। क्रैक क्या होता है, इनिशिएट होता है। शुरू में ध्यान दिए तो ठीक है, नहीं तो ये क्रैक इनिशिएट के बाद क्रैक प्रोपेगेट होता है। क्रैक क्या होता है, अच्छा ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें टेंसाइल और कंप्रेसिव बार बार लगता है, जिसको फटीग स्ट्रेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फटीग स्ट्रेस बोलते हैं, फटीग स्ट्रेस। और ये सब होता है, सब वाइब्रेशन का जन्मदाता है, ठीक है। और क्रैक इनिशिएट होगा, क्रैक प्रोपिगेट होगा, क्रैक फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। और धीरे धीरे जो है यही जो है धीरे धीरे यही जो है क्रैक जो है फ्रैक्चर में जो है कन्वर्ट हो जाता है, और इसी पूरे फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं क्रीप, ठीक है ना, क्रीप एंड फ्रैक्चर। तो ये फ्रैक्चर मैकेनिक्स एक जो है माने अलग ही पार्ट है, जहाँ पर कि आपको फिनाइट एलिमेंट मेथड से जो है आप पढ़ते हैं इसको। कैड कैम का जो हाई स्टैंडर्ड है, हाई लेवल है, हम लोग तो अभी बहुत बेसिक मैनुअल कॉन्सेप्ट पे हैं वाइब्रेशन में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है कोई पूछता है कि सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन सबसे क्रिटिकल जो है या इम्पोर्टेंट जो है किस चीज़ के लिए है, तो वह है टरबाइन के ब्लेड के लिए। याद रखिएगा, टरबाइन या टरबाइन ब्लेड, ठीक है। तो दोस्तों आज था ये सब इम्पोर्टेंट टर्म्स हम लोगों ने जो है कुछ देखे, कुछ क्या काफ़ी सारा हम लोग देखे इम्पोर्टेंट टर्म्स इन द वाइब्रेशन। आई होप कि ये कुछ टर्म्स जो हैं आप याद रखेंगे, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। यही सब टर्म जो है पूछे जाते हैं, और ऐसे तो सैकड़ों टर्मिनोलॉजी हैं वाइब्रेशन में, जो कि आपका एक वेबसाइट है mechanicalpandit.com। मैकेनिकल आप गूगल पे सर्च कीजिए mechanicalpandit.com। तो ये mechanicalpandit.com जो आपका वेबसाइट है, इस पर आपको वह सब कुछ मिल जाएगा, पूरा का पूरा जो है कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। उसमें वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। और इन सबको देखिए, अपना नॉलेज को इन्हांस कीजिए, क्योंकि नॉलेज बीट द मार्केट, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ए नॉलेजेबल पर्सन ओनली कैन लीड इन दी मार्केट। यदि आप मार्केट में लीड करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो गर्दन के ऊपर मतलब मस्तिष्क को स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है ना, मस्तिष्क को स्ट्रॉन्ग बनाइए, इस पार्ट में नॉलेज भरिए। जो जितना नॉलेजेबल होगा ज़िंदगी में, वो उतना ही तरक्की करेगा। नॉलेज के साथ नॉलेज, और एक होता है डोगमा, डोगमा से दूर, कट्टरता से दूर। नॉलेज मतलब आप नॉलेजेबल हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ही नॉलेजेबल हैं, ईगो नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ईगो आ गया तो ईगो इज जो है, मतलब जिस व्यक्ति के अंदर ईगो है, ध्यान रखिएगा कि ईगो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नॉलेज। मतलब कि ईगो जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार है,
तो उसके अंदर अहंकार है तो नॉलेज नहीं होगा, नॉलेज है तो अहंकार नहीं होगा। कहते हैं ना विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता। ठीक है, तो आज यहीं तक। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो के साथ, और तब तक आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे इन जो है वीडियोज को देखते रहिए, और थोड़ा शेयर भी करते रहिए, प्रमोट करते रहिए। ये आपका अपना छोटा नन्हा मुन्ना प्यारा सा चैनल है। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।